So hello everyone, welcome to the 10th lecture of design of a steel structure, and today I am going to discuss the assumptions which are taken in the design of riveted joint. है ना, डिजाइन करने के पहले कुछ है जो assumptions है जो लिया गया है स्टील स्ट्रक्चर में, है ना। किसके डिजाइन के लिए? रिवेटेड जॉइंट के लिए। जब रिवेटेड या बोल्टेड जॉइंट हम करेंगे तो उसके लिए क्या है, कुछ है जो एजम्पशन है जो लिया गया है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए, है ना। उसको इजी करने के लिए है जो कुछ है जो इम्पोर्टेंट एजम्पशंस है जो कंसिडर किया गया है, उसी को वन बाई वन करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद है जो कुछ स्टूडेंट के द्वारा डाउट पूछा गया था उसको मैं है जो क्लियर करूँगा आज के क्लास के लास्ट में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास। First assumption I am going to discuss is rivets are assumed to be stressed equally. पहला assumption क्या है? ये जो assumption है करीब 8 to 9 पॉइंट में लिखाऊंगा, है ना। और ये एज इट इज है जो आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है। खास करके यदि आप सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है कि आपको 5 to 6 मार्क्स में लिखने के लिए आता है assumptions, है ना। टोटल 8 या 9 पॉइंट है जो मैं लिखाऊंगा, उसमें से एटलीस्ट 5-6 पॉइंट भी यदि आप याद रखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो देखते हैं वन बाई वन करके। फर्स्ट एजम्पशन इज रिवेट्स आर एज्यूम टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। रिवेट्स आर एज्यूम टू बी, माना गया है इसको, रिवेट्स को स्ट्रेस्ड इक्वली, है। पहला एजम्पशन ए है। ऐसे इसका कोई नंबर नहीं है कि पहला दूसरा, कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी दूसरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सिर्फ इसको लिख देने से इसका मीनिंग है जो निकल के बाहर नहीं आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको ज़्यादा दिनों तक मेमोराइज कर सके इजीली, है ना। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एग्जाम में सिर्फ लिखने के लिए आएगा तो सिर्फ आपको ये नंबर ए पहला लिख देना, बस ये लाइन है जो आपको लिखना है ना। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है ना, इसके अंदर की बात क्या है उसको है जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो इसका मतलब होता है, कहता इट मीन्स ईच रिवेट और बोल्ट विल टेक इक्वल फोर्सेस, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ज्वाइंट में सपोज कीजिए कि 5 है जो रिवेट है, 5 रिवेट है और आपने अप्लाई किया है टोटल लोड कितना, 50 किलो न्यूटन, है ना। इसका मतलब 10 किलो न्यूटन है जो सब ले रहा होगा, 10 किलो न्यूटन है जो सब रिवेट मिलकर ले रहा होगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई जॉइंट है जो 50 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया गया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिवेट 5 है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक रिवेट कितना लोड ले रहा होगा, 10 किलो न्यूटन, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। अब इसको और देखते हैं थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर मैंने एक है जो लैप जॉइंट कंसिडर किया है ना। यहाँ पे टी फोर्स है जो लग रहा है, दोनों तरफ से कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, टी फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है, बोल्ट या रिवेट कितना है, टोटल n है। तो एक बोल्ट के द्वारा कितना फोर्स लगेगा? टोटल फोर्स है जो T है, टोटल फोर्स कितना है, T है। तो एक बोल्ट कितना, टोटल फोर्स T है, तो फोर्स कैरीड बाई 1 बोल्ट यदि निकाले तो कितना हो जाएगा, T डिवाइडेड बटा n, है ना। n है जो क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट या नंबर ऑफ रिवेट्स। तो प्रत्येक के द्वारा कितना होगा, T बाई n फोर्स लेगा, है ना। प्रत्येक कितना लेगा, T बाई n है जो कैरी करेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्राफ हमने बनाया है, 2 ग्राफ है जो यहाँ पे ड्रा किया गया है। पहले इसको देखते हैं, पहले है जो इसको देखते हैं सी को। ये क्या लिखा गया है, कहता है एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो भी प्लेट है वो प्लेट क्या है, इलास्टिक है। प्लेट क्या है, इलास्टिक है, डिफॉर्मेबल है, ठीक है, डिफॉर्मेबल है। और एक्चुअल इसका डायग्राम कैसा होगा, थोड़ा सा एकदम केयरफुली होकर यहाँ पे सुनना है। जो बोल्ट यहाँ पे होगा, जो बोल्ट सबसे एंड में होगा, एंड बोल्ट, जो बोल्ट सबसे एंड में होगा वो क्या होगा, इस लोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, इस लोड के क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस उसमें आएगा, उसमें क्या होगा, स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगा। जो बोल्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बोल्ट सबसे एंड में होगा,
जो बोल्ट सबसे एंड में होगा, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, वो क्या होगा, लोड उसका सबसे निकट होगा, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर ड्रा करें स्ट्रेस डायग्राम तो क्या होगा, सबसे इंड बोल्ट पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सेंटर की ओर है जो प्रोसीड करते जाएंगे, सेंटर की ओर जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेस का इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। स्ट्रेस का इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो स्ट्रेस इंटेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज करता जा रहा है। देखिए जैसे जैसे जा रहे हैं इनसाइड की ओर, है ना, जैसे जैसे सेंटर की ओर मूव करेंगे तो स्ट्रेस इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपका एक्चुअल बिहेवियर है, ये क्या है, एक्चुअल बिहेवियर है। तो मैंने लिखा है एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और एक्चुअल में प्लेट को क्या माने हैं, इलास्टिक माने हैं, ठीक है। बट एजम्पशन क्या कहता है, बट एजम्पशन का, चूंकि अगर स्ट्रेस का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा तो इसको है जो डिस्कस करना क्या होगा, काफी डिफिकल्ट होगा, है ना। इसको डिस्कस करना या एनालाइज करना क्या होगा, काफी डिफिकल्ट होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए इसको क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। हम क्या मानते हैं, इसको यूनिफॉर्म मानते हैं, है ना। सो सेकंड मैंने लिखा है कि एज्यूम्ड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ये आपका एज्यूम्ड है ना, ऐसा लेके चलते हैं, एज्यूम्ड है ना। ये क्या है, एज्यूम्ड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एज्यूम्ड है और ये क्या है, ये है रियल है या एक्चुअल है, एक्चुअल है, ठीक है। दूसरी बात कि एक्चुअल में प्लेट क्या था, इलास्टिक था, लेकिन यहाँ पे एज्यूम क्या करते हैं कि प्लेट है जो रिजिड है। प्लेट क्या है, रिजिड है। व्हाट डज इट मीन्स, है ना। रिजिड का मतलब क्या हुआ कि जब आप लोड लगाते हैं तो प्लेट डिफॉर्म नहीं होगा, उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा, ये मान के चलते हैं। तो ये तो था इसका एग्जैक्ट मीनिंग फर्स्ट एजम्पशन का, है ना। सारा बोल्ट क्या होगा, इक्वली स्ट्रेस्ड होगा, ठीक है। तो मैंने आगे लिखा है कि विद द लेंथ ऑफ द जॉइंट विद इन द लिमिट, है ना, विद इन द लिमिट। यहाँ लिमिट क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ द जॉइंट को 50 डी एज्यूम करते हैं। लेंथ ऑफ जॉइंट को कितना एज्यूम करते हैं, एलजे मान लेते हैं इसको। यदि 50 डी वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, 50 डी है, ठीक है। देन स्ट्रेस इज कंसीडर टू बी यूनिफॉर्म, है ना। एक पार्टिकुलर लिमिट है जो आईएस कोड दे दिया कि कम से कम अगर लेंथ ऑफ जॉइंट है जो 50 डी के बराबर है, डी क्या होगा, डी है जो आपका होल डायमीटर है, डी क्या है, होल डायमीटर है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ जॉइंट, लेंथ ऑफ जॉइंट, ये आपका लेंथ ऑफ जॉइंट है, ये क्या है, एलजे है, ये आपका लेंथ ऑफ जॉइंट है। लेंथ ऑफ जॉइंट यदि 50 डी होगा या उससे कम होगा, है ना, मतलब एलजे, अगर एलजे लेस देन इक्वल टू 50 डी है, यहीं पे लिख देता हूं, लेस देन इक्वल टू 50 डी है, तो क्या होगा, उसको यूनिफॉर्म मानते ही मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता इट इज ट्रू दैट द प्लेट्स आर एज्यूम टू बी परफेक्टली रिजिड। मैंने पहले ही बताया कि प्लेट को क्या मानते हैं, परफेक्टली रिजिड मानते हैं। एंड रिवेट्स आर परफेक्टली इलास्टिक, और रिवेट को क्या मानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं। प्लेट को परफेक्टली रिजिड मानते हैं और रिवेट्स को क्या मानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग था, है ना। अगर सपोज कीजिए कि लेंथ ऑफ जॉइंट है जो, लेंथ ऑफ जॉइंट है जो ग्रेटर देन 50 डी हो गया, 50 डी हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका वेरी कर सकता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप जनरली जो हम डिजाइन करते हैं वो इसी रेंज में आता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या मानते हैं, उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेस मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एजम्पशन इज अप्रोक्सीमेटली वैलिड व्हेन कनेक्शन इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड। एजम्पशन इज अप्रोक्सीमेटली वैलिड, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि क्लियर हो सके, है ना। कहता है दिस एजम्पशन इज अप्रोक्सीमेटली वैलिड व्हेन कनेक्शन इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग। हम क्या मानते हैं, स्टैटिक लोड ही मानते हैं। इम्पैक्ट लोड यहाँ पे लेकर नहीं चल रहे हैं, है ना। क्या है, स्टैटिक लोड है। आगे देखेंगे जब रिवेट का हम डिमेरिट से देखेंगे तो वहाँ पर ये भी देखेंगे कि रिवेट का डिजाइन है जो स्टैटिक लोड के लिए किया जाता है। जहाँ पे डायनेमिक लोड आएगा या इम्पैक्ट लोड आएगा वहाँ पर है जो रिवेट का डिजाइन, मतलब रिवेट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है जो इससे फर्स्ट एजम्पशन से बाहर निकल के आता है ना। तो ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में सिर्फ पहला पॉइंट लिखना है, रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी इक्वली स्ट्रेस्ड, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट है
कि फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। सेकेंड एजम्पशन आपका है कि फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि दो प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको आप क्या किए, नेग्लेक्ट किए हैं। यहाँ पर क्या होगा, दो प्लेट के बीच में क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन होगा, तो इसको बोल रहा है कि आप निगलेक्ट कीजिए, है ना, उसको क्या कीजिए, आप नेग्लेक्ट कीजिए, है ना। नेग्लेक्ट कब करेंगे, नेग्लेक्ट तभी करते हैं जब हमें मान के चलते हैं कि जो रिवेट यूज किया गया है वो क्या है, ऑर्डिनरी रिवेट है, ऑर्डिनरी रिवेट और बोल्ट, जो भी आपने बोल्ट यूज किया है वो क्या है, ऑर्डिनरी लेवल का है, या फिर और कहें कि ऑर्डिनरी को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल रिवेट या नॉर्मल बोल्ट यदि यूज किया गया है, नॉर्मल बोल्ट यूज किया गया है, रिवेट तो देखो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑर्डिनरी ही होता है, ऐसा नहीं कि इसे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे बोल्ट का दो टाइप का होता है, लेकिन रिवेट है जो हमेशा क्या मानते हैं, ऑर्डिनरी या नॉर्मल ही होता है। इस केस में क्या होगा कि बेरिंग टाइप कनेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं बेरिंग टाइप कनेक्शन। तो बेरिंग टाइप कनेक्शन किसको बोलेंगे, जब आपका म्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे फर्स्ट केस यहाँ पे क्या ले रहे हैं, म्यू का वैल्यू, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट है जो हम क्या लेके चल रहे हैं, हम जीरो लेके चल रहे हैं, है ना। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द प्लेट्स। चलो मैं कहीं लिख ही देता हूँ, म्यू आपका है फ्रिक्शन between the plates, है ना। सो टोटल फोर्स इज टेकन बाय रिवेट और बोल्ट ओनली, है ना। दूसरी बात कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि ठीक है सर, आपने बोला कि फ्रिक्शन जीरो है, इसका मतलब फ्रिक्शन के द्वारा जो भी आप लोड लगाएंगे, जो भी आप लोड यहाँ से लगाएंगे वो टोटल लोड है जो कौन ले रहा होगा, टोटल के टोटल लोड है वो रिवेट या बोल्ट ले रहा होगा, है ना। मतलब टोटल के टोटल लोड कौन ट्रांसफर कर रहा होगा, रिवेट या बोल्ट ट्रांसफर कर रहा होगा, है ना। क्योंकि फ्रिक्शन तो जीरो है तो फ्रिक्शन के द्वारा कोई फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा नहीं, है ना। दूसरा मीनिंग ये है आपका। आगे बढ़ते हैं, कहता दिस एजम्पशन इज वैलिड फॉर बेरिंग टाइप कनेक्शन ओनली। व्हाट डज इट मीन्स, है ना, व्हाट डज इट मीन्स बेरिंग टाइप कनेक्शन। बेरिंग टाइप कनेक्शन मीन्स क्या हुआ, मैंने पहले ही लिख रखा है कि बेरिंग टाइप कनेक्शन क्या बोलते हैं, जब इसको बोलते हैं म्यू क्या होगा, जीरो होगा, तब इसको बोलते हैं बेरिंग टाइप कनेक्शन, ठीक है। दूसरी बात, इट इज नॉट वैलिड फॉर फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। थर्ड लाइन मैंने लिखा, इट इज नॉट वैलिड फॉर फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। अब फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन क्या होता है, माइंड में आपका यही आ रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन में क्या होगा कि आपका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। अभी होता क्या है इसको है जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन, है ना। चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख रखे हैं म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आपका आता है फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। सबसे पहले देखें बेरिंग टाइप कनेक्शन जिसमें म्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। सो फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन में क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। सो इन दिस केस HSFG इसका फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछता है। अगर हम लिमिट स्टेट पढ़ा रहे होते तो इसको हम डिटेल में पूरा डिस्कस करते, है ना। HSFG क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, क्या बोलते हैं इसको, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, HSFG, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट इज यूज। तो फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन में क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है जो यूज करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डिनरी बोल्ट यूज कर रहे थे, लेकिन सेकेंड केस में क्या है, HSFG बोल्ट यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस केस एक्सटर्नल फोर्स इज कैरिड बाय बोल्ट एज वेल एज फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब देखते हैं ये जो बोल्ट है, यहाँ पे मैंने फिगर जो दिखाया है, यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं P है, यहाँ पे फोर्स P है, ठीक है। अब ये जो दो प्लेट के बीच का जो सरफेस है ये क्या होगा, स्मूथ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब P का कुछ ना कुछ पार्ट है
जो फ्रिक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना। पी का कुछ न कुछ पार्ट है जो फ्रिक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा होगा। और ये जो बोल्ट यूज करते हैं ये क्या होता है, HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। So in this case external force is carried out by bolt as well as friction present between the plates. Now थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड है assumption कि bending in rivet is neglected, bending in rivet is neglected। ये तो पहले भी लेकर चले थे, रिवेट है उसमें जो भी बेंडिंग हो रहा होगा उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो थर्ड एजम्पशन आपका क्या है, बेंडिंग इन रिवेट इज नेग्लेक्टेड, है ना। अब देखिए बेंडिंग इन रिवेट इज नेग्लेक्टेड, अगर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। और मिनिमाइज कैसे करते हैं बेंडिंग को, ये हमने पहले ही देख चुके हैं, हम लोग है जो पहले ही इसको देख चुके हैं। सो टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग क्या करते थे, प्रोवाइड मोर लाइन ऑफ बोल्ट और रिवेट्स, मोर लाइन ऑफ बोल्ट और रिवेट। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे फोर्स P है, यहाँ पे फोर्स P है, चूंकि दोनों के बीच में एसेंट्रिसिटी डेवलप हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, मोमेंट आएगा। यहाँ पर भी है जो एसेंट्रिसिटी डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या डेवलप होगा, मोमेंट डेवलप होगा। ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं P, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एसेंट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, यहाँ भी एसेंट्रिसिटी डेवलप हो रहा है तो मोमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन इस मोमेंट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। दूसरी बात कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे मिनिमाइज करते हैं, बाई प्रोवाइडिंग मोर लाइन ऑफ बोल्ट्स। सपोज कीजिए यहाँ पे कितना है, एक लाइन है, सिंगल लाइन है, एक क्या है, सिंगल लाइन है, दिस इज सिंगल लाइन है कि नहीं, एक क्या है, सिंगल लाइन है ना, और एक क्या है, डबल लाइन है, एक क्या है, डबल लाइन बोल्ट है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मोमेंट है जो डेवलप हो रहा है M1 है, और यहाँ पे मोमेंट जो डेवलप हो रहा है वो कितना है, M2 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि M2 जो होगा, हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि M2 जो होगा वो क्या होगा, मच मच लेस देन M1 होगा। वाई, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल लाइन है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज का एक्सप्लेनेशन हमने पहले बहुत अच्छे से दे रखा है। सो ये तो था थर्ड एजम्पशन के बारे में। दूसरी बात कि क्या कोई और भी तरीके हैं जिससे हम बेंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। चलो इसको मैं यहाँ से हटा के कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ M2 मच मच लेस देन क्या होगा, M1 होगा, क्यों, डबल लाइन के कारण, ठीक है। सेकंड थिंग कि दूसरा तरीका क्या है आपका बेंडिंग को मिनिमाइज करने का। तो सेकंड तरीका है, कहता है बाय रिड्यूसिंग द रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर ऑफ द बोल्ट, बाय रिड्यूसिंग द रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर ऑफ द बोल्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक रिवेट आपका ये है, एक रिवेट आपका ए है, एक रिवेट आपका ए है, दूसरा रिवेट है जो ए है, दूसरा रिवेट ए है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि इसमें जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो M1 जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो M2 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मोमेंट है जो M2 जनरेट हो रहा है। तो ये बोलता है बाय रिड्यूसिंग द लेंथ टू डायमीटर ऑफ द बोल्ट। इसका डायमीटर मान लेते हैं कि D1 है, इसका मान लेते हैं लेंथ L1 है, इसका डायमीटर मान लेते हैं D2 है, और लेंथ क्या है, L2 है ना, लेंथ क्या है, L2 है, ठीक है। अब देखिए हमें डायमीटर टू लेंथ रेशियो को रिड्यूस करना है, लेंथ रेशियो को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इस केस में जो फर्स्ट रिवेट है उस केस में क्या होगा, मोमेंट जनरेट कम होगा, मोमेंट जनरेट क्या होगा, कम होगा। दूसरा में लेंथ ज़्यादा है ना, और डायमीटर कम है तो क्या हो जाएगा,
लेंथ ज़्यादा है और डायमीटर कम है ना। और फर्स्ट केस में क्या है आपका, लेंथ कम है और डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में जो फर्स्ट केस में होगा मतलब यदि डायमीटर ज़्यादा रहेगा और लेंथ कम रहेगा तो मोमेंट क्या होगा, जनरेट कम होगा, यानी m1 जो होगा वो क्या होगा, मच मच लेस देन क्या होगा, m2 होगा, है ना। यानी जब भी हम रिवेट यूज करते हैं तो एक माइंड में रखते हैं कि उसका लेंथ क्या हो, ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि यदि लेंथ ज़्यादा होगा तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अरे सोचो, अगर लेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और m इक्वल टू क्या होता है, p इंटू ई। तो जब e का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो m का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि बाय रिड्यूसिंग द रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर ऑफ द बोल्ट, देखो यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया हूँ इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, लग रहा क्या, एल बाई डी रेशियो, ये क्या होगा, एल बाई डी रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर ऑफ द बोल्ट, क्या हो जाएगा, m1 है, मोमेंट जो जनरेट होगा इस केस में क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर एल बाई डी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये कंक्लूजन है। एल बाई डी का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो m का वैल्यू क्या होगा, कमेगा। जैसे फर्स्ट केस में देखिए एल क्या है, इस केस में इससे तो क्या है, कमी है ना, और इसके में डायमीटर क्या है, ज़्यादा है ना। चलिए, सो ये आपको माइंड में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और इसका अगर उल्टा, अगर इसी को उल्टा अगर समझे कि एल बाई डी का वैल्यू यदि कमाएंगे तो मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ आपका क्या है, बेरिंग स्ट्रेस। फोर्थ है जो बेरिंग स्ट्रेस इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड द रिवेट, बेरिंग स्ट्रेस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। बेरिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। यहाँ पे क्या होगा, बेरिंग क्या होगा, इस प्लेट के लिए बेरिंग क्या होगा, यहाँ पे लगेगा, इस तरह से लगेगा, ये चीज पहले है जो देख चुके हैं। इस प्लेट के लिए क्या होगा, यहाँ से कुछ लगेगा। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या मानते हैं, ये यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, यूनिफॉर्म है जो मान के चलते हैं, ठीक है। सो बेरिंग स्ट्रेस इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट, या फिर बोल्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जम्पशन कहता है कि शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब रिवेट कट करता है तो कैसा शेप बनेगा, सपोज कीजिए कि ये आपका रिवेट है, ये क्या है, रिवेट है। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर जो भी शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, यूनिफॉर्म कब रहेगा, जब ये जो सरफेस है क्या होगा, परफेक्टली क्या होगा, स्ट्रेट होगा, मतलब प्लेन होगा, है ना। तो यहाँ पे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ग्रॉस डायमीटर, है ना। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, आफ्टर ड्रिवेन ऑफ रिवेट का जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। हैमरिंग करने के बाद क्या होता है, पैकिंग कंप्लीट हो जाता है, जो भी क्लियरेंस था क्लियरेंस क्या होता है, फुल हो जाता है ना। उसके बाद जो डायमीटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं। सो शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, सपोज कीजिए कि रिवेट है जो कुछ ऐसा कट गया, कुछ है जो इस तरह से कट गया, है ना, इस तरह से कट गया,
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे है जो आप एरिया बराबर पाई बटा 4 इंटू डी स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो हम ए मान के चलते हैं, ए हम नहीं मान के चलते हैं, ए वाला है जो मान के चलते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर कहता है टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, है ना। अब देखो ये चीज़ है जो आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखे हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूँ। कहता है टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। जो भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा प्लेट में उसको क्या मान के चलते हैं, उसको यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर द प्लेट होल इज नेग्लेक्टेड। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को भली भांति पता है ना। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूनिट 1 में। सो फिर से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस एक्चुअल में क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लोड आप क्या लगा रहे थे, पी लगा रहे थे। इसका एरिया मान लेते हैं कि ए है, तो सिग्मा क्या होगा, पी अपॉन ए। तो स्ट्रेस को दिखाया गया है। लेकिन जब होल पे आएगा, जैसे ही होल के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, अचानक एरिया रिड्यूस हो जाएगा। अचानक क्या हो जाएगा, एरिया है जो सडन, एरिया सडन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सडन है जो क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली है जो ये इंक्रीज कर जाएगा। ड्रास्टिकली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही होल के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर तो मटेरियल आप कट करके निकाल लिए हैं, यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो कट करके आप निकाल लिए हैं, तो सडन क्या होगा, एरिया रिड्यूस कर जाएगा। इसके कारण क्या होगा, सडन है जो स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, जो कि मैंने पिक्चर में दिखाया भी है। यहाँ पे देखिए जैसे ही होल के पास आया क्या होगा, सडन है जो स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो क्या होता है, एवरेज का 3 टाइम्स होता है, एवरेज का 3 टाइम्स होता है, ठीक है। सो ये जो रेड पॉइंट से है वो क्या है, रेड पॉइंट से दिखाया गया है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है बताइए। आपका एजम्पशन कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, है ना। तो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म ले लेंगे, थ्रू आउट द क्या लेंगे, यूनिफॉर्म ले लेंगे। क्योंकि ऐसा यदि रहा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो इसको डिस्कशन करना बहुत क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म ले लेते हैं। ये आपका एक्चुअल है, ये आपका क्या है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ए आपका क्या है, एज्यूम्ड है, ए है आपका एज्यूम्ड है ना, एज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब देखिए इसने क्या किया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 सिग्मा उसी के बराबर थ्रू आउट ले लिया, उसी के बराबर क्या ले लिया, थ्रू आउट ले लिया। जो मैक्स, फिर से रिपीट करता हूं, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को क्या कर दिया, मान के चला कि चलो सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो 3 सिग्मा ही जनरेट हो रहा है, तो हम थ्रू आउट द क्या ले लेते हैं, 3 सिग्मा ले लेते हैं, थ्रू आउट द कितना ले लेते हैं, 3 सिग्मा ले लेते हैं। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ये यूनिफॉर्म हो गया, थ्रू आउट द क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, है ना, थ्रू आउट द क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी यहां पे यदि ए नेट हम निकालेंगे, नेट एरिया यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए कि बीथ ऑफ प्लेट है जो बी है, बीथ ऑफ प्लेट यदि बी है तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, बी माइनस होल का डायमीटर, होल का एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। सो बी माइनस कितना, डी इंटू टी, है ना, बी इंटू बी माइनस टोटल बी था, इसमें से डायमीटर है जो क्या कर दिए, माइनस कर दिए, डायमीटर है जो क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और थिकनेस ऑफ प्लेट से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो क्या आ गया, रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा। नहीं, ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए नेट आ जाएगा यहाँ पे, इस पार्टिकुलर सेक्शन पे, इस पार्टिकुलर सेक्शन पे नेट एरिया आ जाएगा। तो ये तो था स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में, है ना। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को यहाँ पर क्या किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है, और कैसा माना गया है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म माना गया है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 7th,
एग्जाम में सिर्फ आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो इस तरह से बताया जा रहा है कि थोड़ा डिटेल इसका मतलब मीनिंग है जो एग्जैक्ट पता हो। 7, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन रिवेट इज नेग्लेक्टेड। इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन रिवेट इज नेग्लेक्टेड, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप फील्ड में रिवेट यूज करेंगे, जब आप रिवेट यूज करेंगे कनेक्शन में, तो उसके पहले उसमें कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जब इंडस्ट्री में बन रहा है तो उसमें कोई भी रेसिड्यूअल स्ट्रेस है जो डेवलप नहीं होना चाहिए। मतलब बिफोर यूजिंग स्ट्रेस उसमें क्या होगा? 0 होगा रिवेट में, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन द रिवेट इज नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिवेट फिल्स द होल कंप्लीटली आफ्टर ड्रिवेन। अरे ये तो है ना। रिवेट फिल्स द होल कंप्लीटली आफ्टर ड्रिवेन। जब आप रिवेट को होल में इंसर्ट कर दिए और ऊपर से हैमरिंग करके ड्रिवेन हेड आप बना दिए, ड्रिवेन हेड जब कंस्ट्रक्ट कर दिए, 2 टाइप का हेड होता था, एक को मैन्युफैक्चरिंग हेड बोले थे, एक को ड्रिवेन हेड बोलते थे। ड्रिवेन हेड है जो साइड पे बनाया जाता था हैमरिंग करके, है ना। तो इसके बाद क्या होगा? जो भी होल था वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसका मीनिंग यही है, कहता है रिवेट फिल्स द होल कंप्लीटली आफ्टर ड्रिवेन, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, डिफॉर्मेशन ऑफ द प्लेट अंडर लोड इज नेग्लेक्टेड। ये तो पहले ही बोल दिए, है ना। इसका मतलब क्या है? प्लेट है जो रिजिड लिए हैं, प्लेट को क्या माने हैं? रिजिड माने हैं। नाउ अब देखिए, ये तो था जंक्शन के बारे में 8-9 पॉइंट जिसको मैंने डिस्कस किया पूरे अच्छे तरीके से। आपको क्या करना है, मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है ताकि आप एग्जामिनेशन में लिख पाए, है ना। अब देखते हैं कि जब हम कल से हमको डिजाइन करना है, कल से हमको डिजाइन इसका करना है ज्वाइंट का। जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ बोल्ट या नंबर ऑफ रिवेट्स हम कभी कभी निकालना होता है। तो जो भी नंबर ऑफ रिवेट या बोल्ट निकल के आएगा, नंबर ऑफ रिवेट्स निकल के आएगा लोड को कैरी करने के लिए, उसको कौन कौन सा पैटर्न में हम डेकोरेट कर सकते हैं, कौन कौन सा पैटर्न में हम प्लेट में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कहता है पैटर्न ऑफ द रिवेट और बोल्टेड ज्वाइंट। ये भी आपका सब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, ये डायग्राम बनाने के लिए 4 डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये चारों है जो आपको एग्जाम में ड्रा करने के लिए आता है, ठीक है। So depending upon the space available for connection and the shape of members, जो प्लेट है उसका शेप कैसा है ना। So depending upon the space available for connection, कितना स्पेस अवेलेबल है फॉर द कनेक्शन के लिए, एंड द शेप ऑफ द मेंबर टू बी कनेक्टेड, जो आपने मेंबर कनेक्ट किया उसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, द फॉलोइंग पैटर्न्स में बी यूज्ड, कौन कौन सा पैटर्न है जो यूज में लेंगे। सबसे पहला है चेन पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न को क्या बोलते हैं? चेन पैटर्न। इसमें क्या होगा? इसमें आपका थ्रू आउट द पिच कांस्टेंट होगा, थ्रू आउट द पिच क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और गेज भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे देखिए ये सब वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा, है ना। ये सब वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे देखिए गेज है, ये क्या है? थ्रू आउट द कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पर प्लेट है जो 4 रिवेट यूज किया गया है। पर प्लेट कितना रिवेट यूज किया गया है? 4 है जो यूज किया गया है, ठीक है। एक किसका फिगर है? ये क्या है? टॉप व्यू बना रहे हैं, किसका? नीचे लिखा हुआ है रिवेट पैटर्न शोन विद द हेल्प ऑफ सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर बट ज्वाइंट, है ना। सिंगल कवर बट ज्वाइंट कैसा होता था? यही है सिंगल कवर बट ज्वाइंट, इसी को बोले थे सिंगल कवर बट ज्वाइंट। इसी में है जो रिवेट है जो दिया गया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे ऊपर से जब इसको देखेंगे, यहाँ से जब इसको देखेंगे तो क्या होगा? ए पार्ट सबसे पहले दिखेगा, तो इसको सॉलिड बनाए हैं। ये देखो ये सॉलिड है, इसमें भी कंफ्यूजन था एक स्टूडेंट को, इसको क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे डॉटेड बनाएंगे, और उसके बाद जो भी जितना भी रिवेट है जो दिया गया है उसको क्या करेंगे? ड्रा कर देंगे। दूसरी बात है कि स्टैगर्ड चेन रिवेटेड, स्टैगर्ड चेन रिवेटेड। सेकंड पैटर्न क्या होगा? स्टैगर्ड चेन। इसमें क्या होगा? इसमें आप पिच है जो वेरी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड हो जाएगा। इसमें पिच क्या कर देंगे? वेरी कर देंगे। जैसे देख लो यहाँ पे क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पे लाइन देखो कुछ ऐसा है सेंटर लाइन से, इसका सेंटर लाइन कुछ ऐसा है, तो पिच क्या हो गया? वेरी कर गया, है ना। इस केस में भी देखिए इसका सेंटर लाइन कुछ ऐसे है, इसका सेंटर लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, मतलब सेक्शन कुछ इस तरह जाएगा। तो ये सब क्या है? पिच है जो वेरी कर रहा है। इस केस में पिच क्या है? वेरी कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए? स्टैगर्ड बोल दिए। थर्ड विच इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डायमंड रिवेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डायमंड रिवेटिंग। ये क्या है?
देखो 9 बोल्ट को या 9 रिवेट को किस फॉर्मेट में इसको सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है ना। पहला एक रिवेट दिए, फिर 2 दे दिए, फिर क्या दे दिए 3 दे दिए, और फिर क्या दे दिए 4 दे दिए, है ना। तो ये जो शेप बन के आ रहा है, एक शेप बन के आ रहा है, कुछ ऐसा है, ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरह से है। और एक किसका शेप है, इसको बोलते हैं डायमंड। एक क्या है, डायमंड है। कैसा शेप है, डायमंड के शेप का है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग, है ना। अभी आपको इतना ही याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इफिशियंट, है ना, दिस इज द मोस्ट इफिशियंट पैटर्न, है ना। यही है जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको सोच के रखना है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा, है ना, कि क्यों इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। डायमंड रिवेटिंग पैटर्न को सबसे बेस्ट माना जाता है। मैं इतना ही बोल के अभी छोड़ देता हूँ, आपको इसको जवाब जो सोच के माइंड में रखना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे कि क्यों डायमंड रिवेटिंग पैटर्न को सबसे बेस्ट पैटर्न है जो माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो आपका स्टैगर डायमंड है। स्टैगर डायमंड है, कुछ नहीं करना, इसी में थोड़ा क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ये क्या बन गया, स्टैगर डायमंड, है ना। तो ये 4 पैटर्न था जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब देखिए एक IS कोड का रिकमेंडेशन है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। कहता है कि इन इफ रिवेट और बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्शन ऑफ शियर एंड टेंशन, जो कि अक्सर होता है। कोई भी रिवेट या बोल्ट जो होगा वो क्या होगा, उस पर शियर स्ट्रेस भी लग रहा होगा और टेंसाइल स्ट्रेस भी लग रहा होगा, है ना। तो वही कहता है कि इफ द रिवेट और बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्शन ऑफ शियर एंड टेंशन, देन एज पर IS 890-84 द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अब एक कंडीशन क्या है ना, एक कंडीशन क्या है जो मैं लिखने जा रहा हूं। ये बोलता है, ध्यान से देखना है, टाउ VF कैलकुलेटेड डिवाइडेड बटा टाउ VF प्लस सिग्मा TF कैलकुलेटेड डिवाइडेड बटा सिग्मा TF। इसका जो वैल्यू होगा, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4। इसका जो वैल्यू होगा, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4। ये ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन बन के आपको आता है ना। ये रिलेशन है जो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन बन के आता है। वो क्या करेगा, ये वैल्यू को चेंज करेगा, है ना। कभी वो 1.4 लिखेगा, कभी वो 1 लिखेगा, कभी 2 लिखेगा, है ना, कभी 1.5 लिखेगा। तो यहीं पे है जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है। तो क्या होता है, दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.4, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये इसमें जो पैटर्न जो यूज किए हैं टर्मिनोलॉजी, वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है टाउ VF कैलकुलेटेड। जब आप डिजाइन करेंगे तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे, ये वही वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो क्या लिखें, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस। ठीक है। फिर टाउ VF क्या है, ये आपका अलाउबल है। ये क्या है, अलाउबल, जिसको परमिसिबल बोले थे। ये है अलाउबल और परमिसिबल। अलाउबल और परमिसिबल शियर स्ट्रेस, है अलाउबल और परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा TF, ये तो दूसरा था। नेक्स्ट है आपका सिग्मा TF कैलकुलेटेड है। ये क्या होगा, ये होगा कैलकुलेटेड, डिजाइन के बाद के समय जो कैलकुलेट करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका, सिग्मा TF। ये क्या होगा, अलाउबल, है ना, और इसको बोलते हैं परमिसिबल।
परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी डॉट है छोटा बहुत, जो लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है या फिर मैसेज करके पूछा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर क्या लैप ज्वाइंट डबल शियर में हो सकता है ना? क्या लैप ज्वाइंट डबल शियर में हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स से हो सकता है ना? इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे जब हम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे भी। ठीक है, सो लैप ज्वाइंट है जो डबल शियर में हो सकता है। एग्जाम्पल इसका ये है, देखिए मैंने बनाया है यहाँ पे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे लोड क्या है, P है, तो यहाँ पे क्या होगा, P/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, P/2 होगा, है ना? P/2 होगा। डबल सी ये लैप ज्वाइंट है, कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दो प्लेट है जो क्या है, पैरेलल प्लेन को फॉलो कर रहा है, एक ही प्लेन में नहीं है, पैरेलल प्लेन में है, इसीलिए क्या है, ये क्या है, लैप ज्वाइंट इन डबल शियर, लैप ज्वाइंट इन डबल शियर, है ना? यहाँ पे सिर्फ मैं एक रिवेट दिखाया हूँ, देखो एक बार यहाँ पे कट करेगा, दूसरा बार यहाँ पे कट करेगा, तो ये क्या हो गया, डबल शियर में हो गया। एग्जाम्पल ऑफ डबल शियर। तो जब आप सोचेंगे तो खुद बाहर निकल के आ जाएगा, है ना? खुद व खुद आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, डबल शियर, डबल शियर। ठीक है, ये आपका लैप ज्वाइंट है जो क्या हो सकता है, सिंगल रिपीटेड डबल शियर भी हो सकता है और डबल रिपीटेड डबल शियर भी हो सकता है। यहाँ पे दो रिपीट भी यूज कर सकते हैं ना, है कि नहीं? यहाँ पे एक रिपीट मैंने यूज किया है। तो ये तो था पहला डॉट ए। दूसरी बात कि एक लड़का ने पूछा कि सर व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू ऑफ गेज लेंथ, है ना? आपने पिच के लिए तो बताया कि 2.5 होता है, बट व्हाट अबाउट गेज, है ना? सो मिनिमम वैल्यू ऑफ गेज होता है, वो भी पिच के बराबर ही होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ जो गेज होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ गेज, ये जो होता है किसके बराबर होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच के बराबर होता है। और ये तो आपको पता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच के बराबर होता है, जिसका वैल्यू आपको लिखा रखे हैं 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट और वोल्ट। ठीक है, दूसरा डॉट ए था, दूसरा डॉट आपका ए था। ठीक है, थर्ड डॉट मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पिच, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पिच। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पिच। ठीक है, उसमें ऑप्शन था ये भी लिखा था कि प्लेट है जो अंडर टेंशन है, टेंशन मेंबर के लिए पूछा गया है। ऑप्शन था ए में 60T, बी में 12T, सी में था 200 और डी में कुछ था, मान लेते हैं नन या ऑल ऑफ द एबव मान लेते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट है जो गलती किया और उसने लगा दिया 16T, फट से क्या कर दिया, 16T लगा दिया, है ना? क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर सोचा जाता तो इसका आंसर निकल के आ जाता। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पिच, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैंने लिखाया था कि फॉर टेंशन P should not be greater than 60T और 200। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केस में पिच का वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया। ये क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया, 200 से किसी भी केस में ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका और मीनिंग क्या निकल के आता है कि P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 16T ऑब्लिक 200 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। शुड नॉट बी ग्रेटर देन के मतलब क्या हुआ, इससे लेस होगा, और लेस को क्या बोलते हैं, मिनिमम, है ना? मिनिमम ऑफ 60T और 200। ठीक है, अब देखिए, तो एक बात बताइए, एक बार थिकनेस मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए टी का थिकनेस मैं एक बार ले लेता हूँ, एक बार टी का वैल्यू सपोज कीजिए आप ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और एक बार है जो आप 20 ले लीजिए, है ना? 20 ले लीजिए, एक बार 20 ले लीजिए। तो एक बार जब 10 लेंगे तो फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा, एग्जाम्पल से फर्स्ट केस में आ जाएगा, अगर 10 लेते हैं तो मिनिमम ऑफ 16T मतलब 160 एंड 200,
तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा 160, दोनों में मिनिमम कितना है 160। लेकिन यदि आप 20 लेते हैं, लेकिन आप यदि 20 लेते हैं तो फिर p का वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ 60t 60 इंटू 20 200 सो क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ 60 इंटू 20 16 दूनी 32 कितना 320 और 200। अब बताइए यहाँ से एक्सप्लेनेशन निकल के बाहर आ जाएगा। तो मिनिमम क्या हो गया 200 हुआ ना इस केस में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केस में पिच का वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। थोड़ा सा जो सोचने वाला क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि जब आप अच्छे एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ याद करने से नहीं चलता, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में सोचना भी पड़ेगा, है ना। सो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप है जो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी तक जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता था मैंने पूरे डिटेल में है जो इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट जिसका इंतजार था बहुत दिनों से, है ना, वो है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। यहाँ पे है जो आपका 5 मिनट या 10 मिनट थ्योरी होगा, उसके बाद है जो सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, और आगे 2 क्लास तक या 3 क्लास तक सिर्फ है जो क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। सो कुछ है जो थ्योरी से सीखते हैं और कुछ है जो प्रॉब्लम से सीखते हैं। तो अब है जो प्रॉब्लम से सीखेंगे, है ना। ये है जो आगे का आपका शेड्यूल है ना। सो आपको क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करके रखना है, और नेक्स्ट क्लास में है जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को है जो शेयर करें, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड, है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग है जो इसका बेनिफिट है जो उठा सकें, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।